हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज़ को इस क्लास के माध्यम से डिस्कस कराया जा रहा है और अभी इस टेस्ट के पार्ट 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को यहाँ कवर कराया जा रहा है। इसके पहले जो है कि इस पार्ट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि जैविक अनुक्रमण की अवस्थाओं का इसमें से सही क्रम कौन सा है। इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। ए है इसमें नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और फिर स्थिरीकरण। बी देखेंगे, बी है इसमें प्रवास, नगरीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। सी है आस्थापन, प्रवास, नगरीकरण, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। और डी है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नगरीकरण, प्रवास और आस्थापन। तो जैविक अनुक्रमण की जो अवस्थाएं हैं उनका सही क्रम बताना है। तो इसमें हम देख लेंगे कि जो ओडम महोदय थे, वैज्ञानिक ओडम महोदय जो थे, उनके द्वारा जो है कि अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया गया है और उनके अनुसार जो है कि जैविक अनुक्रमण का जो सही क्रम बताया गया है वो कौन सा बताया गया है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले नगरीकरण यानी कि न्यूडेशन, फिर दूसरे नंबर पे प्रवास माइग्रेशन, फिर स्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और लास्ट में उन्होंने स्थिरीकरण को बताया है यानी कि स्टेबलाइजेशन। तो ये हो जाएगा स्टेबलाइजेशन। तो इस प्रकार जो है कि जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम ये हो जाएगा कि सबसे पहले नगरीकरण, उसके बाद प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया और लास्ट में स्थिरीकरण। और ये क्रम किसके द्वारा बताया गया है। तो ये क्रम जो है कि जो एक वैज्ञानिक है ओडम के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो घास स्थल है उसमें जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जो है किस मतलब यहाँ कारण बताना है कि किस कारण से जो है कि वो घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं, यानी घासों की जगह वो नहीं ले पाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन है कीटों एवं कवकों के कारण, बी है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, सी है जल की सीमाओं एवं आग के कारण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जल की सीमाओं एवं आग के कारण। देखेंगे घास स्थलों में घास जो है वो वर्षा के अधिकतर जल को, वर्षा का जो पानी आता है, जो वर्षा का जो जल होता है, अधिकतर जल को जो है कि पौधों की जड़ों तक पहुंचने के पूर्व ही वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो उसको अवशोषित कर लेती है। और इसके साथ ही साथ हम देखें तो आग लगने आदि के कारणों से भी घास स्थलों की भूमि जो है कि पथरीली और बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे जल की सीमाओं एवं आग के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे। अगला है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। बताना है कि यह किस आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है अप्पिको आंदोलन, बी है चिपको आंदोलन, सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी है साइलेंट घाटी आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चिपको आंदोलन। देखेंगे चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए
जो है कि ये आंदोलन चलाया गया था तथा इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। अगर इस आंदोलन को देखें तो यह आंदोलन जो है जब चला था तब ये जो है कि तत्कालीन यूपी के चमोली जिले में चला था और वर्तमान में जो चमोली जिला है वो उत्तराखंड में है। तो वर्तमान में चमोली जिला उत्तराखंड में है। जिस समय ये आंदोलन चला था उस समय ये जिला जो है था वो यूपी में था। और इस आंदोलन को कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। यानी यह जो है कि 1970 के दशक में यह आंदोलन आरंभ हुआ था और वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा जो है कि इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसमें लोगों ने जो है कि पेड़ों को गले लगाया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। तो इसको जो है कि चिपको आंदोलन या फिर आलिंगन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी इसमें देख लेंगे। है इसमें साइलेंट घाटी आंदोलन। तो देखेंगे केरल की जो साइलेंट वैली है, जो शांत घाटी है, लगभग 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और यह जो है कि अपनी घनी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो साइलेंट घाटी है या साइलेंट वैली जो है, यहाँ जैव विविधता जो है कि बहुत अधिक है। और 1980 के दशक में देखेंगे, 1980 के दशक में यहाँ कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत जो है 200 मेगावाट बिजली निर्माण के लिए बांध का प्रस्ताव रखा गया था। यानी 1980 में जो है कि यहाँ पे कुंती पूंज नदी के ऊपर जो है एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था तथा केरल सरकार जो है कि इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी। लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, यहाँ के पर्यावरण कार्यकर्ता तथा जो क्षत्रिय लोगों थे, उनके द्वारा जो है कि साइलेंट घाटी आंदोलन चलाया था और उन्होंने ये जो परियोजना सरकार द्वारा चलने वाली थी उसका इन्होंने विरोध किया था और इसे जो है कि साइलेंट वैली आंदोलन कहा गया। देखेंगे इसमें जो है इन लोगों का ये मानना था, जो भी इसका विरोध कर रहे थे, जो भी ये आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों का ये मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त हो जाने वाली प्रजातियों को खतरा है। और इसके अलावा देखें तो ये पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी जो एक जो है कि संतुलित परिस्थिति है, वहाँ की जो पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है उसको भी भारी हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार ये शुरू किया गया था साइलेंट घाटी आंदोलन, वहाँ एक परियोजना के विरोध में। उसी प्रकार हम नीचे देख लेंगे इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन सी। देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो यह आंदोलन जो है कि भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की जो परिपक्वता है उसका एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पे, देखेंगे नेशनल लेवल पे चर्चा का विषय बनाया और इसमें हम देखेंगे न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, जो भी गैर सरकारी संगठन थे उनको, तथा आम जनता की भी इसमें भागीदारी रही थी। तो इस प्रकार ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था यह जो है पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष पर जो है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना। उसी प्रकार हम अपिको आंदोलन को भी देख लेंगे। तो अपिको आंदोलन जो है ये भी जो है कि चिपको आंदोलन की ही तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया एक क्रांतिकारी आंदोलन था। यानी जो अपिको आंदोलन था ये भी चिपको आंदोलन की तरह ही एक क्रांतिकारी आंदोलन था। या फिर हम इसको एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्तर में जो है कि चिपको आंदोलन चला था तथा दक्षिण में ये उसी के प्रकार का ये अपिको आंदोलन सामने आया था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन जो है कि अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो 1983 में कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में अपिको आंदोलन शुरू हुआ था तथा यह आंदोलन जो है कि वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में
थे। इसमें जो है कि सबसे नेता जो इसमें किसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, तो ये उनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। तो इस प्रकार ये अपिको आंदोलन हो जाएगा, यानी अपिको आंदोलन जो शुरू किया गया था वो अगस्त 1983 में शुरू किया गया था और किसके नेतृत्व में, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जो क्षेत्र था वहां से शुरू किया गया था। देखेंगे ये भी जो है कि चिपको आंदोलन की ही तरह एक आंदोलन था, यानी चिपको आंदोलन जो है कि उत्तरी भारत में शुरू किया गया था और उसी के प्रकार से अपिको आंदोलन जो शुरू किया गया था वो दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा कि यह किस आंदोलन का नारा है, तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन, जो कि 1970 के दशक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे अगला जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है एल्टन द्वारा, बी है बेनेट द्वारा, सी है बर्कले द्वारा और डी है रेडजेल द्वारा। इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे कि पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बेनेट के द्वारा। इसको देख लेंगे कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो जॉन डब्ल्यू बेनेट थे, उनके द्वारा किया गया था तथा इन्होंने यह अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो वर्ष 1976 में उनकी एक अपनी पुस्तक थी द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, उसमें जो है कि उन्होंने पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो देख लेंगे कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है। तो देख लेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। नीचे दिए गए जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है और आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन इसमें हम ए देखेंगे। ए है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन, इसमें हम ये देख लेंगे कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। बी है किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। सी है कि किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। और इसमें हम डी देख लेंगे। डी है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पदचिन्ह। तो इसमें हम देख लेंगे जो है कि कार्बन के सामाजिक मूल्य का सर्वोच्च वर्णन इसमें से कौन सा कथन करता है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन वाली दीर्घकालीन क्षति, इसको हम आर्थिक मूल्य के रूप में देख सकते हैं, उसको जो है कि कार्बन का सामाजिक मूल्य यानी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम इसमें देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। और ऑप्शन इसमें हम देखेंगे। ऑप्शन है पारिस्थितिक अनुक्रम, बी है समुदाय गतिकी, सी है सीयर और इसमें डी हो जाएगा जैव भार का पिरामिड। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सीयर। प्रश्न कह रहा है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। तो देखेंगे
समुदायों का पूर्णक्रम जो एक क्रमशः जो है कि एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे? इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है जीवजात, ऑप्शन इसमें हम बी देखेंगे पारिस्थितिकीय पदछाप, सी है जीवोम और डी है निकेत। प्रश्न कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम भूमि है उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिकीय पदछाप। देखेंगे पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जो भी लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक होती है, पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। तो इसमें देखा गया कि जो भी पारिस्थितिकीय घटक हैं उनकी वो मात्रा, वो आवश्यक मात्रा जो भी मनुष्य हैं उनकी लाइफ स्टाइल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी आवश्यक होगी उसको जो है कि पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। और इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन है यूकेलिप्टस, बी है पीपल, सी है बबूल और डी है नीम। तो इसमें से कौन सा जो है कि पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यूकेलिप्टस। देखेंगे यूकेलिप्टस को तो उसको जो है कि उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण जो है पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। अर्थात इसको जो है कि जिस स्थान पर लगाया जाता है वो वहाँ की मिट्टी से जो है कि काफ़ी जल अवशोषित कर लेता है तथा मिट्टी का जो जल स्तर होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है तथा आसपास की जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखेंगे परितंत्र की इसमें घटती उत्पादकता का क्रम लगाना है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है महासागर, फिर झील, फिर घास स्थल और सबसे लास्ट में मैंग्रोव। बी है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और फिर झील। सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर और डी है महासागर, मैंग्रोव, झील और फिर लास्ट में घास स्थल। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो परितंत्रों की घटती उत्पादकता है उसका जो सही क्रम हो जाएगा उसको सबसे पहले मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और घटते क्रम में इसको लगाना है, उसके बाद सबसे लास्ट में महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो है कि इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है इपियोडम, बी है एफिक्लीमेंट्स, सी रॉनकियर और डी है अर्निस्ट नेस्ले। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी का प्रयोग किया गया था, शब्द का प्रयोग किया गया था? और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अर्नेस्ट नेस द्वारा। देखेंगे गहन परिस्थितिकी जो है एक पर्यावरण दर्शन और एक सामाजिक आंदोलन है। 1972 में 1972 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्नेस्ट नेज ने जो है अमेरिकी पर्यावरणविद जो जॉर्ज सेशन थे इनके साथ जो है कि इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अर्नेस्ट नेज के साथ जो है कि इस शब्द का प्रयोग जो है कि एक और इसमें हम देख लेंगे, एक और पर्यावरणविद हैं, उनका क्या नाम था? जॉर्ज सेशंस।
तो इसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्वेजियन दार्शनिक थे अर्निज तथा ये जो जॉर्ज सेशन थे, ये कहाँ के थे, ये यूएसए के थे। तो उन्होंने इनके साथ मिलकर जो है कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और इसमें हम सबसे अभिकथन ए को सबसे पहले देखेंगे। तो ए कह रहा है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और इसका कारण आर बता रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम देख लेंगे, ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हम देख लेंगे पहला कथन जो कह रहा है ए, अभिकथन ए जो है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो देखेंगे ये कथन जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी के विविध जो अवयव हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः अभिकथन ए सही नहीं है। और देखेंगे दूसरा कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें हम देख लेंगे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसकी पुष्टि जो की गई है वो पिछले कई दशकों के विभिन्न पारिस्थितिकी असंतुलन के संबंधित घटनाओं में देखी जा सकती है कि मानवीय क्रियाओं के द्वारा वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल के निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, यानी किसी जलीय निकाय में घनत्व प्रवणता किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है एकोक्लाइन, बी है पिक्नोक्लाइन, सी है हैलोक्लाइन और डी है थर्मोक्लाइन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पिक्नोक्लाइन। देखेंगे पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। पिक्नोक्लाइन देख लेंगे, घनत्व प्रवणता। उसी प्रकार हम हैलोक्लाइन को देखें तो हैलोक्लाइन जो है वो किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। तो ये किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दिखाती है। उसी प्रकार हम देखेंगे थर्मोक्लाइन, तो थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। तो किसी जल निकाय में जो है कि गहराई के साथ साथ तापमान परिवर्तन को थर्मोक्लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार पिक्नोक्लाइन किसको दर्शाता है, घनत्व प्रवणता को, हैलोक्लाइन द्वारा लवणता प्रवणता को और थर्मोक्लाइन द्वारा गहराई, जब किसी जलीय निकाय में गहराई और तापमान परिवर्तन को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या फिर माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कथनों को। पहला कथन कह रहा है कि अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर और तीसरा है अधःस्थली जीवों को सतह पर लाकर। देखेंगे प्रश्न को कि प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो इसमें ये बताना है कि ये किन कारणों से जो है इसमें से जो है कि किस तरीके से वो समुद्र की उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें ए देखेंगे, ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 2 और डी है केवल 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 2।
देखेंगे समुद्री उत्प्रवाह यानी कि जो अपवेलिंग है वो एक ऐसी घटना है जिसमें वायु द्वारा जो है, हवा के द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म व पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी तटों पर हम देखेंगे समुद्र की सतह पर जो भी गर्म और पोषक रहित यानी जिसमें पोषक तत्व नहीं है, वैसा जो जल होता है समुद्र की सतह पर तो समुद्री अपवाह में जो है कि वायु प्रवाह के द्वारा इस जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा जो है कि इसका जो है कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थ जो होते हैं वो समुद्री सतह पर आ जाते हैं, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 यानी पोषकों को सतह पर लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जा सकता है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता और डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जैव विविधता को किस प्रकार से इसमें जो है कि परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। देखेंगे किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जो है जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां जो होती हैं वो कई समुदायों में संगठित रहती हैं, जो भी जातियां होती हैं वो कई समुदायों में संगठित रहती हैं। और उसके बाद हम देखें ये जो ये जातियां रहती हैं यह जो है कि समुदाय तथा परितंत्र में पाई जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय जो है कि एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इस आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता को देखें तो इसको जो है कि अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अगर हम देखें जैव विविधता को तो इसको जो है अल्फा, बीटा और गामा श्रेणियों में जो है कि इसको विभाजित किया जाता है। और इसका विभाजन कब किया गया था? इसका विभाजन 1969 में विटेकर द्वारा किया गया था। देख लेंगे इसका विभाजन 1969 में विटेकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो इसमें जो पहला कथन क्या कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। और इसमें है कि पर्वतीय प्रवणताओं से उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और इसमें जो ऑप्शन देख लेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पहले कथन को देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री से जो है कि 10 डिग्री
ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला जो एरिया है, यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यानी हम देखें तो जैव विविधता सर्वाधिक जो है वो निम्न अक्षांशों में ही पाई जाती है। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उत्तर और दक्षिण में जो है कि ये क्षेत्र जो है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्षेत्र या प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है कि इसको माना जाता है। उसी प्रकार तो ये पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है उच्चतर उन्नतांश यानी जो चोटियां होती हैं, पर्वतीय प्रदेशों में जो चोटी होती है उसको जो है कि उच्चतर उन्नतांश कह रहा है, उसकी तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। निम्नतर उन्नतांश मतलब जो घाटियां होती हैं, जो पर्वतों के बीच की ये घाटियां होती हैं, यहाँ जैव विविधता अधिक होती है। तो ये भी दूसरा कथन भी सही है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है सीजे बैरो, बी है वाल्टर जी रोजन, सी है डी कास्त्री और डी है डी आर बैटिश। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वाल्टर जी रोसेन। देखेंगे प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को जो है कि जो इंग्लिश वर्ड है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता था, यानी जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी ना कह करके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता था। और इसमें इसको शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये जो है कि रेमंड एफ दासमैन के द्वारा जो है कि ये शब्द दिया गया था। लेकिन बाद में जो है कि जैव विविधता को अंग्रेजी के शब्द से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो दिया गया था उसको परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किया गया वो WG रोसेन के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे WG रोसेन यानी वाल्टर जी रोशन के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहले जो जैव विविधता को जो है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया गया और इसको जो नाम दिया गया ये रेमंड के द्वारा दिया गया और बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसको जो है कि बायोडाइवर्सिटी कहा जाने लगा। और ये बायोडाइवर्सिटी जो नाम इसको दिया गया वो सर्वप्रथम जो है कि WG रोसेन के द्वारा दिया गया, यानी वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में स्थित है? और ऑप्शन इसमें देखेंगे, ऑप्शन ए है भावनगर में, बी है जामनगर में, सी है मुंबई में और डी है पुदुचेरी में। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जामनगर में। देखेंगे भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। और इस सेंटर का उद्देश्य जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला यानी PPP सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। और जामनगर जो है कि भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, उसके निकट स्थित है। यानी जो है कि एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भारत में? तो वह जो है कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी है शंकुधारी वनों में और डी है उत्तर ध्रुवीय वनों में। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखेंगे सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और इस क्षेत्र का विस्तार देख लेंगे, ये 0 डिग्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री जो है कि दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पौधे तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए जो है कि अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा तथा तापमान भी अधिक होता है, वर्ष भर वर्षा भी अधिक होती है, तापमान भी अधिक आता है। इसी कारण जो है कि इन्हें जो है अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें कि जैसे हम निम्न अक्षांशों पे रहेंगे जैव विविधता इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी, तथा जैसे ही हम जो है कि और ऊंचे अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे जैव विविधता हमें कम देखने को मिलती जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी है भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी है पृथ्वी पर एक समान रहती है, और डी है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन नंबर ए यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जो जैव विविधता होती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। तो देखेंगे जैव विविधता जो है कि पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी पूरी पृथ्वी पर जो है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक समान रूप से नहीं है। सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, तथा जो है कि निम्न जैव विविधता जो पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता जो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, और जो सबसे निम्न जैव विविधता पाई जाएगी वह जो है कि ध्रुवों पर पाई जाएगी। तो यहाँ निम्न जो है कि जैव विविधता पाई जाएगी, तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इसका कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं जंतुओं तथा जो भी पेड़ पौधे हैं उनके विकास तथा वृद्धि के लिए जो है कि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। और इसके हम विपरीत देखें तो ध्रुवों में जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरह जो है कि दशाएं नहीं पाई जाती हैं। इस कारण भूमध्य रेखा की तरफ जो जैव विविधता होती है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि शांत घाटी अवस्थित है, जो साइलेंट वैली है वो अवस्थित है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी है अरुणाचल में, सी है केरल में, और डी है जम्मू कश्मीर में। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केरल में। देखेंगे केरल में स्थित जो साइलेंट वैली है यानी कि शांत घाटी, उसमें जो है कि सर्वाधिक जो है कि जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और ये कहाँ पे है, ये केरल में है। यह केरल के किस जिले में है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ाई में ये स्थित है, विस्तृत है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, बी है विदेशी प्रजातियों का समावेश, सी है अत्यधिक दोहन, और डी है प्राकृतिक सीय विनाश। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि ह्रास का मुख्य कारण इसमें बताना है जैव विविधता के ह्रास का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृतिक सीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है प्राकृतिक वास का विनाश
किया जा रहा है। यानी कि औद्योगिक उत्पादन के लिए तथा नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भी वन क्षेत्र हैं, जो भी वन हैं, जो भी प्राकृतिक वास हैं, उनका विनाश किया जा रहा है, जो कि जैव विविधता के लिए ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी तो इसमें हम देख लेंगे कि जैव विविधता का ह्रास का एक मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक का विनाश, यानी कि जो भी प्राकृतिक वास हैं, जो जंतुओं के जो जहाँ पे वो जंतु रहते हैं, जो वन हैं, उनको काटा जा रहा है, उनका विनाश किया जा रहा है, तो ये जैव विविधता का एक मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है थार का रेगिस्तान और डी है बंगाल की खाड़ी। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो है कि संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी घाट। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक संतृप्त जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं। पहला कथन है कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा है कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, और तीसरा है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो देखेंगे ये तीनों ही कथन सही हैं सिक्किम के संबंध में। तो इसमें विकल्प देखेंगे, ए है 1, बी है 1 तथा 2, सी है 2 तथा 3 और डी है 1 2 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही हैं। देखेंगे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है कि सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था, और इसे जो है कि वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। और इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि ये पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट के क्षेत्र में आता है, इस कारण इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। और यह जो है कि जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी को देखें, लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। यानी मुख्य निवासी अगर हम सबके देखें तो लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये कुछ प्रमुख लोग हैं, यहाँ के मुख्य निवासी हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही हो जाएगा, और ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। तो देख लेंगे XC2 जो है उसके संरक्षण के लिए कौन सी गैस को सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है मीथेन। और इसमें देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। अब हम जो है कि XC2 को समझ लेते हैं कि XC2 क्या है। तो देख लेंगे कि XC2 संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कि वनस्पतियों एवं जानवरों की जो भी विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति तथा जानवरों की जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण जो है उनकी प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, यानी उनके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं XC2 का उदाहरण वो हो जाएगा, जैसे कि हम चिड़ियाघर देख सकते हैं, जैसे कि हम वनस्पति उद्यान देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियां, यानी जो भी वनस्पति, जो भी जानवर विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवास से
अलग ले जाके जो है कि उनका संरक्षण किया जा सकता है ताकि उनको बचाया जा सके। और एक्स-टू संरक्षण के तहत हम देखेंगे तो इसमें जो है कि अंडों तथा भूड़ों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ए हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्रायोबैंक एक्स-टू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो एक्स-टू संरक्षण के लिए जो है कि नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऑप्शन इसमें ये है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं और इसका कारण बताया गया है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती और इसका सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए और आर इसमें दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं तथा आर जो है कथन ए की सही व्याख्या है। तितलियों को देखें तो ये जो है कि कोल्ड ब्लडेड है यानी अनियत तापी प्राणी हैं और इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला जो क्षेत्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे तो इनके लिए अनुकूल कौन सा क्षेत्र हो जाएगा। तो तितलियों की सर्वाधिक जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियों को देखेंगे तो ये अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप जो है इसका ये रिजल्ट होता है कि इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है परंतु कम तापमान होने की स्थिति में ये उड़ नहीं सकती। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं और इसका कारण ये है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती यानी कम तापमान में वो उड़ान ही नहीं भर सकती हैं। तो इस प्रकार इसमें कथन भी सही है और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है और इसमें हम देख लेंगे जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे। जैवमंडल रिजर्व, बी है वानस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क और डी है जंगली जंतु अभयारण्य। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जैवमंडल रिजर्व जो है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में इसको देखा जा सकता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैवमंडल रिजर्व को जो है इसमें हम देख लेंगे जैवमंडल संरक्षण के लिए जो है इन सीटू तथा एक्स-टू की तकनीकी जो है अपनाई जाती हैं। तो इसमें हम देख लेंगे जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू तथा एक्स-टू। अभी हम लोगों ने एक्स-टू को देखा कि एक्स-टू क्या है, इन-सीटू को देख लेते हैं कि इन-सीटू क्या है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इन-सीटू के अंतर्गत इसको हम देखें इन का अर्थ है अंदर और सीटू का अर्थ है आवास। इन का अर्थ है अंदर तथा सीटू का अर्थ है आवास। हमने एक्स-टू में देखा था कि इसमें जो है कि वनस्पतियों एवं जानवरों वो जानवर तथा वनस्पति जो विलुप्त होने की कगार पर थे उनको उनके प्राकृतिक आवास से उनको पृथक करके उनका संरक्षण किया जा रहा था। लेकिन इन-सीटू में देखा जाएगा कि इसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं का संरक्षण जो किया जाएगा उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे पादप व जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही। तो इसको हम इसमें इसके उदाहरण के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि जंतुओं एवं पादपों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही हो रहा है। इसमें हम देख सकते हैं जैवमंडल रिजर्व,
ये ऑप्शन ए जो है जैवमंडल रिजर्व। उसके बाद हम देख सकते हैं नेशनल पार्क्स को। इसके बाद हम वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये सभी जो है कि वो इन सीटू के अंतर्गत चले आएंगे। उसी प्रकार हमने एक सीटू के अंतर्गत क्या देखा था, चिड़ियाघर को, चिड़ियाघर को, वनस्पति उद्यान, ये सब जो है कि वो एक्स सीटू के अंतर्गत आएंगे। यानी इन सीटू का अर्थ है कि पादप व जंतुओं का संरक्षण प्राकृतिक आवास में, और एक्स सीटू का अर्थ है कि वनस्पतियों एवं जानवरों का संरक्षण जो विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त के कगार पे हैं, उनका जो है कि प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण उनके ना करके उनसे पृथक किया जाना। तो ये हो गया इन सीटू और एक्स सीटू, जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए ये तकनीक, इन तकनीकों को जो है अपनाया जाता है। तो वही प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण एक रणनीति जो कि है वो जैवमंडल रिजर्व है, और ये किसके अंतर्गत आती है, ये इन सीटू के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा। हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको जो है कि स्वस्थाने कहते हैं, स्वस्थाने, इसको हिंदी में स्वस्थाने कहते हैं। नेक्स्ट है अगला, हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी है कच्छ की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी, और डी है सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें ए देखेंगे केवल 1, 2 और 3, बी है 2 और 4, सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2, 3 और 4। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 ही इसमें सही है। सुंदरबन जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। देखेंगे भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार जो है कि भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे। उसमें जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और चौथा जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा। यानी 3 ये हो गए, और चौथा जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा। और हम सुंदरबन को देखेंगे तो ये यहाँ जो है कि प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। सुंदरबन डेल्टा में अगर हम देखें सुंदरबन में, तो यहाँ पे जो है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, सागरीय प्रदूषण, बी है सागरों की लवणता में वृद्धि, सी है सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि, और डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक ये पूछ रहा है, और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जो है प्रवाल विरंजन का एक प्रमुख कारण है। देखेंगे प्रवाल विरंजन किसके द्वारा होता है, ये कोरल ब्लीचिंग के द्वारा जो है सागरीय जल के जो सागरीय जो जल है उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है कोरल ब्लीचिंग के द्वारा। ये कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो देखेंगे जब तापमान जो है प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर जब जो है कि तनाव बढ़ता है, तो उनके उत्तकों में निवास करने वाले जो एक शैवाल हैं, जिनको जो है सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं, जो भी इनके जो है कि सहजीवी शैवाल हैं, वो उसको जो है कि निकाल देते हैं। इन शैवालों को, ये उत्तकों अपने उत्तकों में निवास करने वाले इन शैवालों को जो है कि ये वहाँ से निष्कासित कर जाते हैं, और इस कारण ये जो प्रवाल होते हैं वो सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस घटना को जो है कि कोरल ब्लीचिंग या फिर प्रवाल विरंजन कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तापमान, प्रकाश या किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर, जो प्रवाल हैं उन पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण, जैसे हम देखें तापमान के कारण, प्रकाश के कारण, जब इन प्रवालों में तनाव बढ़ता है तो वो अपने उत्तकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल, शैवाल का क्या नाम है, प्रवाल जो होते हैं इनके उत्तकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल, इनका क्या नाम है, जुजैंग, थिली
ये शैवाल का नाम है। तो इनके ऊतकों में जो निवास करने वाले जो है सहजीवी शैवाल होते हैं, जिन्हें जुजैंथिली कहते हैं, वो उन शैवालों को निकाल देते हैं, और जिस कारण जो है कि प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, और इस घटना को ही कोरल ब्लीचिंग या फिर प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल विरंजन को देखेंगे तो यह जो है कि समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि करता है। इसके साथ ही साथ ये जो है ग्लोबल वार्मिंग सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे कि एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघ जो IUCN है, उसके द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें हम देख लेंगे पहला कह रहा है कि जीव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों एवं पशु जातियों की सूची। दूसरा है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा है विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। कूटों के आधार पर सही उत्तर चुने, और इसमें हम ऑप्शन ए देख लेंगे 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, और डी है केवल 3। तो देख लेंगे जो रेड डाटा बुक जो निकाली जाती है IUCN के द्वारा, जो प्रकाशित की जाती है, उसमें जो है कौन सी सूचियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो इसका उत्तर हम देख लेंगे। ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की जातियों की सूची को इसमें निकाला जाता है। देखेंगे प्राकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN, देखिए फुल फॉर्म इसकी, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और यह जो है कि अपनी रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियों को प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सही हो जाएगा, इसमें दूसरा सही हो जाएगा, और बी देख लेंगे यानी केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है, यानी कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा जब तक वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 15 वर्ष से, बी है 25 वर्ष से, सी है 40 वर्ष से, और डी है 50 वर्ष से। तो देखेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 50 वर्ष से। देखेंगे प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त माना जाता है जब तक वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। यानी कोई भी प्रजाति है वो अगर 50 वर्ष से जो है कि अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई तो उसको जो है कि विलुप्त मान लिया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।